everyone. Hello everyone. Today we will discuss about the famous romantic poet John Keats' poem Ode on a Grecian Urn. Introduction of the poem. This poem, Ode on a Grecian Urn, was written by the English poet, uh, great English romantic poet John Keats in May 1819. This poem was first published anonymously in Annals of the Fine Art for 1819 in January 1820. This poem, Ode on a Grecian Urn, was one of the great odes of 1819, which also include Ode on Indolence, Ode on Melancholy, Ode to Nightingale, and Ode to Psyche. The poet found existing forms in poetry unsatisfactory for his purpose, and in this collection he presented a new development of the ode form. He inspired to write the poem after reading two articles by English artist and writer Benjamin Haydon, who was his friend. Through his awareness of other writings in this field and his first hand acquaintance with the Elgin marvels, Keats perceived the idealism and representation of Greek virtues in classical Greek art, and his poem draws upon these insights. Let's start the poem. ये जो पोएम है वो 5 स्टेंजाज में लिखी हुई है और प्रत्येक स्टेंजाज में 10 लाइंस है। पोइट जो है एक बार लंदन म्यूज़ियम में गया था, वहाँ पर उन्होंने एक ऐसा अर्न देखा था और वहाँ से इनको ये इंस्पिरेशन मिली। अर्न जो होता है वो प्राचीन टाइम में, एंशियंट टाइम में जो ग्रीक और रोमन लोग होते थे वो अपने जो उनके यहाँ जब किसी की डेथ हो जाती थी तो उसकी राख को अर्न में रखते थे। तो ये अर्न वही अर्न है। पोएम स्टार्ट करते हैं। दाओ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। दाओ यहाँ पर पोइट ने यूज़ किया है अर्न के लिए, और अनरेविस्ड का मतलब होता है ऐसी लड़की जिसकी शादी हो चुकी है लेकिन उसके पति ने उसको अभी टच नहीं किया है, बिल्कुल पवित्र ब्राइड है कि तुम जो हो बिल्कुल पवित्र ब्राइड हो। किसकी? क्वाइटनेस की। क्वाइटनेस शांति की, कि तुमने शांति से शादी की है और तुम उसकी ब्राइड हो, वाइफ हो। द फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। तुम एक फोस्टर चाइल्ड हो, अडॉप्टेड चाइल्ड हो। किसकी? साइलेंस और स्लो टाइम की, कि धीरे धीरे जो स्पेंड होने वाला टाइम है और शांति ने तुम्हें पाला पोसा है। पोइट ने इन लाइंस में साइलेंस का और टाइम का पर्सोनिफिकेशन किया है। जो अर्न है वो शांति का प्रतीक बन जाता है। सिल्वन हिस्टोरियन who canst thus express a flowery tale more sweetly than our rhyme। अब पोइट यहाँ पर अर्न को सिल्वन हिस्टोरियन बोलता है। सिल्वन हिस्टोरियन फॉरेस्ट से रिलेटेड हिस्टोरियन, जो फॉरेस्ट की बातें बताता है। तो पोइट यहाँ पर अर्न को सिल्वन हिस्टोरियन कहता है और कहता है द हु कास्ट दस एक्सप्रेस ए फ्लावरी टेल, कि तुम फ्लावर की ऐसी टेल
कहानी बताते हो, एक्सप्रेस करते हो जो बहुत ज़्यादा स्वीट है देन आर राइम, कि मेरी जो राइम है उससे भी ज़्यादा, मेरी जो पोएम है उससे भी ज़्यादा स्वीट तुम्हारी जो फ्लावरी टेल है वो बहुत ज़्यादा स्वीट है। वॉट लीफ फ्रिंज्ड लीजेंड हॉन्ट्स अबाउट द शेप। अब पोइट जो है उस अर्न को पास से देखता है कि उसके ऊपर नक्काशी की हुई है, लीफ बनी हुई है, तो कि जो तुम्हारे ऊपर जो शेप बनी हुई है वो कौन सी स्टोरी बताती है, ऑफ डाइटीज़ और मॉर्टल्स। क्या वो डाइटीज़ का मतलब देवताओं की स्टोरी बताती है, और मॉर्टल्स या फिर मानवों की स्टोरी बताती है, और ऑफ बोथ या फिर दोनों, देवता और मानवों दोनों की स्टोरी बताती है। पोइट समझ नहीं पाता है कि ये क्या स्टोरी बता रही है। इन टेम्पे और द डेल्स ऑफ आर्केडी, टेम्पे की या फिर आर्केडी की घाटियों के बारे में बताती है। वॉट मैन और गॉड्स आर दीज, कि जो आयरन पर जो मैन बने हुए हैं या फिर गॉड्स बने हुए हैं क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वॉट मेडन स्लॉथ, या फिर ये लड़कियों का कोई ग्रुप है। वॉट मैड परशूड, कि इन लड़कियों का ग्रुप के जो मैड बॉय है वो उनका पीछा कर रहे हैं। वॉट स्ट्रगल्स टू एस्केप, और वो लड़कियां जो हैं वो उन लड़कों से बचने के लिए स्ट्रगल कर रही है। वॉट पाइप्स और ट्रिम्ब्रेल्स, ये और जो बांसुरी बजा रहे हैं या टिम्ब्रेल्स, वॉट वाइल्ड एक्सटेसी, कितना वाइल्ड आनंद है इन सब सीन्स में, कि ये जो सीन्स बने हुए हैं इस आयरन के ऊपर, इनमें कितना आनंद है। तो यहाँ तक जो फर्स्ट स्टेंजा है वो कंप्लीट होता है। तो इस स्टेंजा में पोइट ने पहले आयरन को क्वाइटनेस की ब्राइड बोला है, जो कि अभी भी अनरेविस्ड है, पवित्र है। फिर उसको फोस्टर चाइल्ड बोला है साइलेंस और टाइम का। थर्ड जो है उसको सिल्वन हिस्टोरियन बोलता है, जो फ्लावरी टेल बताता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्वीट है, पोइट की पोइम से ज़्यादा स्वीट। फिर जो उसके ऊपर नक्काशी की हुई है, लीव्स बनी हुई है, वो उनकी वो शेप क्या बताती है, किसके बारे में बताती है, डाइटीज़ के बारे में बताती है या मॉर्टल्स के बारे में बताती है या फिर दोनों के बारे में बताती है, या फिर टेम्पे और आर्केडी की जो घाटियाँ हैं उनके बारे में बताती है। वॉट मैन और गॉड्स आर दीज, ये आदमी या फिर ये देवता है क्या है, और ये लड़कियों का ग्रुप जिनके पीछे लड़के पड़े हुए हैं और वो लड़कियां उनसे बचने की स्ट्रगल कर रही है। यहाँ पर बांसुरी बजा रहे हैं। तो पोइट ने यहाँ पर एक बहुत ही कैस्टेस्टिक सीन जो है प्रेजेंट किया है इस फर्स्ट स्टेंजा में। सेकंड स्टेंजा में है हर्ड मेलोडीज़ आर स्वीट, कि जो मेलोडीज़ हम सुनते हैं, जो सॉन्ग हम सुनते हैं वो बहुत स्वीट होते हैं। बट दोज अनहर्ड, लेकिन जिन सॉन्ग को, जिन मेलोडीज़ को हमने नहीं सुना है, आर स्वीटर, वो और भी ज़्यादा स्वीट होते हैं, और भी ज़्यादा आनंद देने वाले होते हैं। देयर फॉर ये सॉफ्ट पाइप प्ले ऑन, लेकिन ये जो सॉफ्ट पाइप है, जो आयरन पर कोई पाइप बजा रहा है, बांसुरी बजा रहा है, प्ले ऑन बजाते रहो, नॉट टू द सेंसुअल ईयर, लेकिन मैं जो तुम बजा रहे हो उनको अपने सेंसुअल ईयर से नहीं सुन पा रहा हूँ, अपनी जो कानों से नहीं सुन पा रहा हूँ, बट मोर एंडियर्ड पाइप टू द स्पिरिट डिटीज ऑफ नो टोन, लेकिन मैं अपनी स्पिरिट से उस टोन को, उस म्यूजिक को सुन रहा हूँ जिसकी कोई टोन नहीं है। फेयर यूथ बीनीथ द ट्रीज दाउ कांस्ट नॉट लीव, कि कोई फेयर यूथ है, सुंदर लड़का है जो पेड़ों के नीचे बांसुरी बजा रहा है, सॉन्ग गा रहा है,
दाउ कांस्ट नॉट लीव दाई सॉन्ग, कि तुम अपने इस सॉन्ग को जो तुम बजा रहे हो, गा रहे हो, इसको कभी नहीं छोड़ पाओगे। नॉर एवर कैन दोज ट्रीज बी वेयर, और ना ही ये जो पेड़ हैं ये इनके पत्ते झड़ेंगे। क्यों झड़ेंगे आगे पोइट बताएगा, क्योंकि ये तो उस अर्न के ऊपर बने हुए हैं जो परमानेंट है, और ना तो ये जो पेड़ है वो सीजन के हिसाब से चेंज होंगे, ना ही ये जो फेयर यूथ है ये सॉन्ग गा रहा है वो ख़त्म होगा। बोल्ड लवर नेवर नेवर कांस्ट डाउ किस, और जो बोल्ड लवर है, जो लड़कियों का पीछा कर रहे हैं, वो कभी भी अपनी बिलवर्ड को किस नहीं कर पाएंगे। दो बिनिंग नियर द गोल यट, हालांकि वो उनको मतलब उन अपने गोल के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, लड़कियों के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, लेकिन फिर भी वो उनको किस नहीं कर पाएंगे। डू नॉट ग्रीव, लेकिन इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। शी कैन नॉट फेड, क्योंकि वो लड़कियां कभी फेड नहीं होंगी, उनकी ब्यूटी कभी फेड नहीं होगी। दाउ दाउ हैज़ नॉट दाई ब्लिस, और ना ही तुम्हारा जो ब्लिस है, जॉय है, वो कभी ख़त्म होगा। फॉर एवर विल दाउ लव एंड शी बी फेयर, वो हमेशा तुम उनको प्यार करते रहोगे और वो हमेशा ही उतनी ही सुंदर रहेंगी, क्योंकि ये तो पिक्चर्स हैं जो उस अर्न पर बनी हुई है। तो पोइट जो है इस सेकंड स्टेंजा में बताता है कि ये सब पिक्चर्स हैं जो कि अर्न पर बनी हुई हैं, ये कभी टाइम के साथ फेड नहीं होंगी, जैसा कि रियल लाइफ में होता है। इस प्रकार से ये फर्स्ट पार्ट जो है ओड ऑन एग्रेशन का कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट स्टेंजा अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे।